नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का टॉपिक वेन आरेख, वेन डायग्राम। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि क्वेश्चन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन 1 से 2 ही क्वेश्चन तक ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका यूज बहुत सारी एक्सरसाइज में होता है। जैसे कि अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ जाएंगे तो सिलोजिज्म करने में आसानी होगी। साथ ही साथ कुछ सेट थ्योरी के मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप वेन डायग्राम समझ लेंगे। तो ये समझने वाली चीज है, बड़ी आराम से हम इसको समझेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चन वेन आरेख में पूछे जाते हैं और वेन आरेख होता क्या है। देखो, वेन आरेख ऐसा कुछ है नहीं। वेन आरेख सिर्फ प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन किस फॉर्म में? जब आप चित्रों के रूप में प्रदर्शित करते हैं किसी दिए गए डाटा को, या फिर डाटा के अलावा अगर कोई लैंग्वेज के फॉर्म में प्रश्न दिया हुआ है, उसको जब आप चित्रों के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो वो वेन आरेख है। अब ऐसा ही तो डीआई में भी होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन में भी तो ऐसा ही होता है ना, कि आप डाटा को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। फिर डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस ये है, जब डीआई यूज करते हैं हम, तो हम जो डाटा होता है वो आपका न्यूमेरिकल डाटा हम जनरली यूज करते हैं। उसमें नंबर्स जो नंबरों का डाटा होता है उनसे हम पाई चार्ट, बार ग्राफ वगैरह वगैरह बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है जो डाटा है आपका वो आपके नंबर्स के फॉर्म में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 3 तरह के इसमें से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पहला टाइप होता है आपका जो रीजनिंग के अंदर कवर होता है। पहले टाइप में क्या होता है कि जो डाटा दिया है उससे आपको सिर्फ डायग्राम बनाना होता है या फिर देखकर बताना होता है कि दिए गए डाटा को ये डायग्राम सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। दूसरे टाइप में क्या आता है? दूसरे टाइप में डायग्राम तो बना हुआ मिलेगा, मतलब वेन आरेख बना हुआ मिलेगा, और उसको एनालिसिस करना होता है। सिर्फ एनालिसिस का काम करना होता है, और उसमें आप एनालिसिस करके आप क्या बता देंगे कि कौन सा आपका आंसर सही है। और तीसरा जो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो मैथ में भी कवर हो सकता है, सेट थ्योरी में, और इसमें भी कवर हो सकता है, वेन डायग्राम में। और वेन डायग्राम आसान होता है, हम वेन डायग्राम की मदद से ही इनको जनरली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, दोनों काम करने होते हैं। डेटा गिवन है आपको, आप पहले क्या बनाएंगे? वेन आरेख। थर्ड वाले में पहला और दूसरा दोनों मिलाकर होता है। पहले आपको वेन आरेख बनाना पड़ेगा, फिर उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो हम क्वेश्चन से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रकारों को भी समझते हैं। अभी सिर्फ समझने का काम करना है, आगे हम यूज भी करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मानव, पेड़ तथा सजीव के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? तो ये पहले टाइप का आप क्वेश्चन देख रहे हैं। हमें संबंध बनाना है मानव, पेड़ तथा सजीव के बीच में, कि मानव है, पेड़ है और सजीव है। तो किस तरह से इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी आकृति होगी जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर रही होगी, इन तीनों के रिलेशन को दिखा रही होगी। अब कौन सी ऐसी आकृति होगी? देखो, मानव और पेड़ की अगर बात करें और मानव और सजीव की बात करें, इनमें कुछ कॉमन है, कुछ रिलेशन है, वो बताना है हमें। जैसे मानव और सजीव की अगर मैं बात करता हूं, तो मानव, जितने भी मानव हैं वो सारे के सारे क्या हैं? मानव जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सजीव हैं। है कि नहीं है? जितने भी मानव हैं वो सारे के सारे सजीव हैं। ठीक है, तो हम ये डायग्राम बना सकते हैं। ये अगर हम सिलोज में पूछें तो क्या होगा? सारे मानव सजीव हैं। इस तरह से आता है कि सारे मानव सजीव हैं। हाँ, बिल्कुल है, मानव और सजीव। ये जो मानव वाला पार्ट है वो सजीव के अंदर आएगा। अगर मैं किसी डायग्राम को दूसरे तरीके से बनाना चाहूं तो वो सही डायग्राम होगा नहीं। जैसे अगर मैं एक गोला बनाया, सर्कल बनाया, इसी को तो मैं लिख दूं यही तो मानव है और यही सजीव है। ठीक है, अब दिख तो यहां पर भी रहा है कि सारे के सारे मानव सजीव हैं, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसका मतलब ये है जितने मानव हैं सजीव है, जितने सजीव हैं मानव है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। जितने सजीव हैं वो मानव है, जानवर भी तो सजीव हैं, पेड़ पौधे भी तो सजीव हैं। तो ये आपका गलत डायग्राम है। सही डायग्राम आपका क्या है कि सारे के सारे मानव, मानव वाले पार्ट को अंदर रखा और सजीव को ये रखा। अब अगर मैं रिलेशन बनाना चाहूं पेड़ और सजीव में, पेड़ भी तो सारे के सारे सजीव हैं, तो पेड़ में यहां पर लिखूंगा पेड़, और यहां पर क्या लिखा मैंने? सजीव। सारे के सारे पेड़ सजीव हैं। है कि नहीं है? सारे के सारे पेड़ सजीव हैं।
अब दो मेरे डायग्राम बन गए, इनको इंटर रिलेट करना है मेरे को, इन दोनों के बीच में भी संबंध बनाना है। कॉमन क्या है, कॉमन से ही जब भी रिलेशन बनता है किसी भी चीज में तो कॉमन से बनता है, कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होगा। यहाँ सजीव है, यहाँ सजीव है, मानव और पेड़ तो अलग अलग होते हैं। तो अब ऑप्शन पे आएंगे, हम देखेंगे किसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसे कर रहा है नहीं। अगर मैं इसको सजीव लिख भी दूं तो इसके अंदर मानव भी आना चाहिए था, पेड़ भी, लेकिन एक ही आ सकता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी पे आते हैं, अगर मैं इसको सजीव लिख भी दूं बाहर वाले को तो मानव, इसको मानव लिखना पड़ेगा और इसको पेड़। इसका मतलब क्या है कि मानव का कुछ पार्ट पेड़ में है या फिर पेड़ का कुछ पार्ट मानव में है, ये वाला, ये तो है नहीं। मानव और पेड़ तो अलग अलग है ना, मानव अलग है, पेड़ अलग कैटेगरी है, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी पर आते हैं, ये आपका सही ऑप्शन है। कैसे, ये क्या है आपका, सजीव को प्रदर्शित कर रहा है बाहर वाला सर्किल, एक इनमें से प्रदर्शित कर रहा है किसको, मानव को, और एक प्रदर्शित किसे कर रहा है, पेड़ को। समझ में आया होगा कि क्यों हमने इसको सही माना। पेड़ दोनों, ये दोनों के दोनों अलग कैटेगरी के हैं और जो बाहर वाला सर्किल है वो सजीव है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इस तरह से आपको जो पिक्चर के फॉर्म में जो प्रेजेंटेशन है उसको पहचानना है, ये एक प्रकार है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए, हालांकि इससे क्वेश्चंस बहुत रेयर है पूछे जाएं, ये समझना जरूरी है आपको रिलेशन समझने के लिए। मूव करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं। विद्यार्थी, स्नातक और गायक के बीच में संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा निरूपित करता है। अब विद्यार्थी स्नातक, सारे के सारे विद्यार्थी स्नातक हैं ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो विद्यार्थी गायक, विद्यार्थी स्नातक के बीच में अगर हमें संबंध को रिलेट करना है तो विद्यार्थी, देखो मैं विद्यार्थी लिखा, विद्यार्थी, और साथ में कुछ विद्यार्थी हो सकता है गायक हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना, पॉसिबल है ना कि कुछ विद्यार्थी गायक हो, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी सिंगर हो, गायक हो, वो सारे के सारे विद्यार्थी हो। तो कुछ पार्ट हो सकता है, चांसेस हैं कि कुछ पार्ट जो विद्यार्थियों का कुछ पार्ट है वो गायक हो, या उल्टा भी कह सकते हैं कुछ गायक हो सकते हैं कि विद्यार्थी हो। अगर इसी को सिलोज में हम देख रहे होते तो हम इस तरह से स्टेटमेंट रहा होता कि कुछ विद्यार्थी गायक हैं या फिर कुछ गायक विद्यार्थी हैं। तो ये इसे प्रदर्शित करता है कि कुछ विद्यार्थी गायक हैं या कुछ गायक विद्यार्थी हैं, ये रिलेशन बना उनके बीच का। अब एक और बचा है ना हमारा स्नातक। अब देखो स्नातक के लिए मैंने क्या बनाया, यहां पर एक और सर्किट बनाया, क्यों बनाया। अब आप कहोगे जी स्नातक जो हैं वो तो विद्यार्थी के अंदर आना चाहिए, कि जितने भी स्नातक होंगे विद्यार्थी होंगे। हाँ, लेकिन इसलिए नहीं आएगा, जो स्नातक कर चुके हैं और किसी प्रोफेशन में हैं अब वो तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट अभी भी हैं और स्नातक भी हैं, तो इसको हमने बाहर लिखा। कुछ स्नातक ऐसे भी होंगे जो गायक होंगे, और कुछ ये वाली जो कैटेगरी आपकी आएगी बीच में जो तीनों में कॉमन है, ये वाली जो कैटेगरी है, ये क्या है, ये विद्यार्थी ऐसे हैं जो गायक भी हैं और स्नातक भी हैं। यानी ये स्नातक विद्यार्थी ऐसे हैं जो गायक भी हैं और क्या है साथ में, विद्यार्थी भी हैं। इस डायग्राम से हमें बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। कैसे, ये वाला जो पार्ट है आपका ऊपर वाला, तो ये किसे प्रदर्शित कर रहा है, विद्यार्थी और गायक को। ये वाला जो पार्ट है ये किसे प्रदर्शित कर रहा है, स्नातक और विद्यार्थियों को। ये वाला पार्ट प्रदर्शित कर रहा है गायक और स्नातक को। इतनी सारी चीजें हमें पता चली। साथ में क्या पता चला, अगर हमसे पूछा जाए कि केवल विद्यार्थी कितने हैं तो ये वाले हम बता देंगे ना, जो ये वाला पार्ट है जो इनमें से नहीं आता, जो केवल और केवल विद्यार्थी हैं, ना तो गायक है ना स्नातक है, केवल विद्यार्थी हैं। इस तरह से हम एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे। मूव करते हैं अगले प्रश्न पर। किसी समूह में 10 लोग चाय पसंद करते हैं तथा 15 लोग कॉफी पसंद करते हैं। यदि 4 लोग चाय तथा कॉफी दोनों पसंद करते हो तो बताइए समूह में कितने लोग हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। 1 2 3 तक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये सेट थ्योरी में भी काउंट कर सकते हो, आप चाहो तो वेन डायग्राम में भी काउंट कर सकते हो। आसान है क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता नहीं है आपके वेन डायग्राम या फिर सेट थ्योरी के जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सेट थ्योरी आपके सिलेबस में है नहीं मैथमेटिक्स के, लेकिन वेन डायग्राम है तो ये वेन डायग्राम के अंदर कवर होगा। तो इस वजह से हम इसको वेन डायग्राम में कवर करेंगे और समझेंगे कि वेन डायग्राम कैसे यूज करना है। समूह में 10 लोग चाय पसंद करते हैं। मैंने चाय पसंद करने वालों के लिए ये डायग्राम बना दिया।
ये सारे के सारे क्या हैं, चाय पसंद करने वाले हैं, टी लवर हैं, ठीक है, चाय पसंद करने वाले हैं। और क्या है, 15 लोग कॉफी पसंद करते हैं, कॉफी के लिए बना दिया मैंने ये, जो कॉफी पसंद करते हैं वो कितने हैं, 15 हैं। चाय के लिए भी मैंने लिख दिया, चाय पसंद करने वाले थे 10 और कॉफी पसंद करने वाले कितने थे, 15। दोनों के बीच में ये डायग्राम बना दिया मैंने, अपनी समझ से ऐसे ही बना दिया। आगे देखते हैं, यदि 4 लोग चाय तथा कॉफी दोनों पसंद करते हो, मतलब 4 लोग इनमें से ऐसे हैं जिनको चाय तो पसंद है ही, साथ में कॉफी भी पसंद है, तो 4 लोग ऐसे हैं, तो मैंने चाय और कॉफी पसंद करने वालों का जो भाग है वो यही तो है जो दोनों पसंद करते हैं। ये वाला जो इंटरसेक्ट कर रहा है पार्ट, ये पार्ट कौन सा है, जो चाय भी पसंद करते हैं और कॉफी भी। कितने हैं ऐसे, 4 लोग, 4 लोग हैं ऐसे जो चाय तथा कॉफी दोनों पसंद करते हैं। अब 4 लोग तो ये हैं, 10 टोटल का जितने भी समूह में पूरे लोग थे उनमें से 10 लोग क्या थे, चाय पसंद कर रहे थे, 15 कॉफी, और 4 ऐसे थे जो टी प्लस कॉफी दोनों पसंद कर रहे थे, चाय भी और कॉफी भी। कितने थे ऐसे, 4। आपको बताना क्या है, तो बताइए समूह में कुल कितने लोग हैं, आपको बताना है कि समूह में कुल कितने लोग हैं। गलती कहां करते हैं हम, वो भी देख लेते हैं। गलती कहां करते हैं हम, 10 और 15 25 कर देते हैं, 10 15 25 और 4 29, 29 आपका आंसर, जो कि है नहीं। क्यों नहीं है, अब ये समझते हैं, यही समझने की चीज है। चाय कितने पी रहे थे, 10, 4 ऐसे थे जो कॉफी भी पी रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं। अब जब 10 में से 4 ऐसे हैं जो चाय पीने वाले, इनमें भी तो शामिल हैं, इन 10 में भी तो ये 4 शामिल हैं, तो हमने ये 4 को निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, और यहां पर क्या लिखा, 6। 10 माइनस 4 बराबर 6। क्यों लिखा, क्योंकि 6 और 4 10 हो गया, 10 किसका नंबर है, जो चाय पीने वाले हैं। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है वो किसे दर्शा रहा है अभी, जो केवल चाय पीते हैं। तो 6 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल चाय पीते हैं। ऐसे ही हमने किस में किया, कॉफी में किया। टोटल तो 15 है, लेकिन 15 में ये वाले 4 भी तो शामिल हैं, ये वाले जो 4 हैं वो भी तो 15 में शामिल हैं, तो हमने इनको माइनस करके लिख दिया। 15 में से 4 माइनस करा तो कितना आया, 11 11 हमने यहां पर लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि ये 11 जो हैं वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो केवल और केवल कॉफी पसंद करते हैं। अब हमारे पास ये पूरा वेन डायग्राम बन गया, अब बना है प्रॉपर। अब हमें इसे एनालिसिस करके बताना है, आपके क्वेश्चन का आंसर देना है कि टोटल कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। अब इससे तो कुछ मतलब रहा नहीं हमारा, ये तो हमने अंदर लिख लिया ये वाला पूरा डाटा। अब मतलब रहा है हमें वेन आरेख से, जो वेन डायग्राम आपने बनाया है। 6 और 4 10, काउंटिंग तो करनी है, 10 और 11 यानी 6 + 4 + 11, इतने ही तो हैं टोटल। तो 6 4 10 और 11 21, आपका आंसर होना चाहिए कि 21 लोग हैं समूह में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आपका आंसर हो जाएगा। आसान है, बस थोड़े से समझ की बात है, और इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूव करते हैं अगले टाइप पर, अगले क्वेश्चन पर भी देखते हैं किस कैसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। नीचे दिए गए आरेख में से उस भाग को ज्ञात कीजिए जो शिक्षित तो हैं लेकिन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। अब ये इस तरह का क्वेश्चन है कि आपको वेन डायग्राम दिया हुआ है पूरा बना हुआ, और इस पे एनालिसिस करके आपको बताना है, क्या बताना है, ऐसे लोग बताने हैं जो शिक्षित तो हैं लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। अब इसको जो आपका वेन डायग्राम दिया गया है इसको एनालिसिस करनी है। अब देख लेते हैं पहले वेन आरेख क्या दिया है। जो ये वाला सर्किल है ये आपका, ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है जो शिक्षित लोग हैं। ये बड़ा वाला सर्किल किसको दर्शा रहा है, जो कार्यरत है, मतलब वर्किंग पीपल है, उनको दर्शा रहा है। कौन सा, ये बड़ा वाला सर्किल। जो ये ट्राइंगल है, त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है ये किसे दर्शा रहा है, संगठित क्षेत्र को दर्शा रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर को दर्शा रहा है। कौन सा, ये वाला ट्राइंगल। बताना क्या है, अब उस पर फोकस करते हैं। ये तो आपको डाटा क्लियर दिया हुआ है, आपको सिर्फ एनालिसिस करनी है ना। जो शिक्षित तो हैं, शिक्षित कौन से हैं, अब जितने भी इस पार्ट में होंगे, इस वाले सर्कल में, वो सारे के सारे शिक्षित है ना, क्योंकि ये वाला गोला किसके तरफ जा रहा है, शिक्षित को, एजुकेटेड को। तो BACD, शिक्षित तो BACD हैं, EF की तो बात ही नहीं होगी। तो E और F जहां पर भी ऑप्शन में दिखे आपको वैसे ही हटा देना है भी नहीं ऑप्शन में E और F, तो ये दोनों तो है ही नहीं, क्योंकि जो शिक्षित तो हैं लेकिन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। अब देखो पहले कार्यरत है यानी वर्किंग है, तो पहले देखो वर्किंग कौन से हैं। वर्किंग वो हैं जो बड़े वाले सर्किल में आ रहे हैं, इनमें से बड़े वाले सर्किल में कौन आ रहा है, A भी आ रहा है, C भी आ रहा है और
बी भी आ रहा है। किस में आ रहा है ये? जो कि कार्यरत है, वर्किंग है, जो कि वर्किंग है। यानी आपका आंसर हो सकता है बी, ए और सी में से। तो बी, ए, सी में से मतलब डी आंसर आपका नहीं हो सकता। एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब क्या है? असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, असंगठित। ये किसका डाटा दिया है आपको? संगठित क्षेत्र का। कौन सा? ये जो ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल है, ये वाला जो त्रिभुज है, यही तो दर्शा रहा है आपका किसे? संगठित क्षेत्र को। जो भी इसके बाहर होगा, जो भी इसके बाहर है वो क्या है? असंगठित क्षेत्र है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर को तो बस ये वाला ट्राइंगल दर्शा रहा है। मतलब ए तो इसमें आपका आना नहीं है आपके आंसर में। आपको तो असंगठित क्षेत्र चाहिए। असंगठित क्षेत्र में कौन सा आएगा? सी और बी। सी और बी जहां पर भी होगा वो आपका आंसर, यानी बी प्लस सी आपका आंसर हो गया, यहीं पर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी उस क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं जो शिक्षित तो हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, उस भाग को जो शिक्षित तो हैं लेकिन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो बी और सी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको एनालिसिस करनी है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न है। फिर से एनालिसिस का प्रश्न है, समझना जरूरी है। इसे समझेंगे तो आधा क्वेश्चन आपके ऐसे ही हल हो जाएंगे। पार्ट्स में समझना है, थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे, बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आरेख का इस जो पूरा डायग्राम दिया गया है, इसकी एनालिसिस करनी है और आंसर देना है जो भी क्वेश्चन दिया है। कितने कलाकार वकील नहीं है, तो देख लेते हैं। वकील को ये वाला जो आयत है वो प्रदर्शित कर रहा है, जो ये ट्राइंगल है त्रिभुज वो खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है। इंजीनियर को कर रहा है ये वाला सर्किल और कलाकार को कर रहा है ये जो वर्ग दिया है वो। अब हम सीधे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है और पूछा क्या है। कितने कलाकार वकील नहीं है? तो पहले कलाकार तो होने ही चाहिए ना। तो हम देखते हैं कलाकार कौन से हैं। कलाकार कौन से हैं? कलाकार हैं ये वाले जो कि इस वर्ग के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे कलाकार हैं, इनके बाहर तो कुछ कलाकार है नहीं। यानी 3 और 8 और 6 में से आपका आंसर हो सकता है, 3, 8, 6 में से। जो वकील नहीं है, वकील कौन से हैं? अब वकील जितने भी इस आयत में आ रहे हैं, जितने भी इस आयत में आ रहे हैं वो क्या है? आपके वकील हैं। इस आयत में जो भी आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वकील। ये नहीं होने चाहिए, मतलब ये भी ना हो 4 भी, ये 3 भी ना हो और ये 8 भी ना हो। होना क्या चाहिए? कलाकार तो होने चाहिए पर वकील नहीं। कलाकार कौन से हैं? ये थे, इनमें से 3 तो है नहीं, बचे कौन से बस कलाकार? 8 और 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 + 6। इतने कलाकार ऐसे हैं जो वकील नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14। अब यहां पर डाउट रह जाएगा आपका कि आप कहोगे कि ये 8 और 6 में तो 6 भी आ रहा है जो कि इंजीनियर भी है। अब देखो, ये ध्यान रखना है आपको, इंजीनियर की तो बात ही नहीं गई ना उसने कि कलाकार इंजीनियर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर ये भी नहीं कहा है ना कि नहीं होने चाहिए, ये भी नहीं कहा है कि होने चाहिए, तो इंजीनियरों के बारे में कोई बात नहीं गई। तो बेसिकली इतनी सी बात है कि आप इसको काउंट ही मत करो ना। ये अगर नहीं होता ये वाला सर्कल, तब भी तो यहाँ पर 8 और 6 ही आ रहे होते। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 और 6। अगर इंजीनियर वाला सर्किल ना भी हो तभी भी आपके 8 और 6 आएंगे। तो आपका आंसर होगा 8 और 6 14। मतलब 14 ऐसे हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो कलाकार तो हैं लेकिन वकील नहीं है। ये वेन आरेख का बेसिक था। हम अगली क्लास में और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे, देखेंगे और किस तरह से इसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।